तो हाय गाइस, वेलकम है दोस्तों। नमस्कार, जोहार। 1 मिनट चार्ज में लगा लेता हूँ क्योंकि लैपटॉप मेरा 12% है। उसके बाद बात करते रहेंगे कंप्यूटर साइंस एंड आईटी माइनर पेपर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका नोट्स है। क्वेश्चन पेपर का ऑलरेडी वीडियो हमने डाल दिया है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पेपर का नाम क्या है? तो पेपर का नाम है हमारा कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। पहले सिलेबस चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसका क्या। तो देखिए, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में क्या पढ़ना है। अपडेटेड सिलेबस है, ठीक, 23-27, 24-28 और 22-26 तीनों का। फिलहाल अभी आपका एग्जाम हो रहा है सेमेस्टर 2 का, ठीक है, 24-28 सेशन का। तो इसमें क्या पढ़ना है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक, सेमेस्टर देखिए, तो 1 मिनट, ये देखिए कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। ओके, और पढ़ना है आपको इस टॉपिक में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इस पेपर का नाम है। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी तो वो पूरा सब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा है सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आ जाता है यूनिट 1, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के बारे में जानकारी जानना है। पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें आप पूरा पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर सिस्टम यानी कि आपका कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, डेटा क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, कितने प्रकार के डेटा होते हैं, ठीक है, डेटा का क्या पर्पज होता है, ये जानिएगा। फिर यूनिट 2 आता है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू MS डॉस और विंडो के जानिएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, MS डॉस कैसे काम करता है, इसके बारे में जानिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 3, जिसमें आपको फाइल प्रोसेसिंग के बारे में जानना है। ठीक, यूनिट 4 में जानना है यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन रिसर्च, यानी कि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या योगदान है। और यूनिट 5 में जानिएगा ई गवर्नेंस के बारे में, यानी कि सुशासन के बारे में, यानी कि सरकारी तंत्र में आजकल जो कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है सरकारी कामकाज में, ठीक है, कंप्यूटर का प्रयोग हो गया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो गया, तो इसके बारे में पढ़िएगा यूनिट 5 में। ठीक है, चलिए, ये पेपर आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप। कंप्यूटर क्या है? सबको मालूम है कंप्यूटर क्या है। तो यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है। आप लोग बचपन से पढ़े होते हैं, ठीक है, जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट देता है, ठीक है, प्रोसेस करके आउटपुट जानकारी इंफॉर्मेशन आउटपुट देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे कि कंप्यूटर की एक विशेषता लिखिए। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह उच्च गति की है, यानी कि इसका हाई एफिशिएंसी रहता है, यह लंबे समय तक सटीकता के साथ काम कर सकता है, ठीक है, गलत नहीं करेगा, एक्यूरेसी रहता है, यह भी एक इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि कंप्यूटर जो है एक्यूरेट आंसर देता है, यानी कि शुद्धता होती है इसमें, ठीक है। इसके कारण सेकेंड में लाखों गणनाएं हो सकती है, 1 सेकेंड में करोड़ों गणनाएं, लाखों गणनाएं आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वे भाग होते हैं, भौतिक मतलब फिजिकल, फिजिकल मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, आभास कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, जैसे कि CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते, जैसे व्हाट्सएप, ठीक है। सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह होता है जो हार्डवेयर को यह बताता है कि क्या काम करना है। उसको हम लोग केवल देख सकते हैं, मतलब देख भी नहीं सकते यार, अनुमान लगा सकते हैं केवल। जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड आपको मैं दिखाऊं, जैसे ये देखिए, ये हमारा MS वर्ड। कहाँ गया जी MS वर्ड? खोलिए MS वर्ड। तो यहाँ पे जैसे हम लोग आ गए, ठीक, और ये हमारा MS वर्ड, वर्ड हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर है। जितना भी देख रहे हैं व्हाट्सएप, ये सब सब सॉफ्टवेयर, ये सब आप छू पाएंगे? व्हाट्सएप को छू पाएंगे? नहीं छू पाएंगे। स्क्रीन को छूइएगा, यहाँ पे छूइएगा, आप स्क्रीन को छू रहे हैं, व्हाट्सएप को थोड़ी छू पाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है? व्हाट्सएप हो गया, एड्स हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, गूगल हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जबकि हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भाग, जैसे कि कीबोर्ड, उसको हम छू सकते हैं, वो सब हार्डवेयर है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। सॉरी, मैं इसको पाउज करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। पाउच किससे करेंगे यार? देखिए आप लोग किसी, मुझे ना यहाँ पे सेटिंग करना होगा थोड़ा सा। पाउच 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 का बटन तो काम ही नहीं कर रहा है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको जो है किसी को कॉल मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक ग्रुप है और मैं सेटिंग करना भूल गया। ओके, तो आप लोग प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, किसी को व्हाट्सएप मत कीजिएगा यार। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, भारी मिस्टेक हो गया यार। कहाँ गया रे भाई? अपडेट मांग रहा है अब। चलिए देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है, मैं बता देता हूँ, ई गवर्नेंस में क्या पढ़ेंगे। ई गवर्नेंस यानी कि सुशासन में, उसमें पढ़ेंगे गवर्नमेंट, G2B, G2C, G2E। अरे अपडेट मांग रहा है यार, बिना अपडेट खुलेगा नहीं क्या? देखते हैं खोल के, ठीक है। बिना अपडेट के नहीं खुल रहा है, क्या करेंगे? रोक दे। चलिए, तो हम लोग आ गए, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? सॉफ्टवेयर जान लिए जिसको हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं, देख सकते हैं एक तरह से, ठीक है। जैसे हमारे दिमाग में भी जो मन है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा मन कर रहा है खाने को, ठीक है, हमारा मन कर रहा है घूमने को। डेटा क्या है? डेटा, तो डेटा जो होता है एक कच्चा तथ्य यानी कि रॉ मटेरियल है, जो आंकड़ों को, यानी कि एक तरह से बोलिएगा कि डेटा जो है हमारा, जो भी इनपुट देते हैं उसको आउटपुट करने का काम करता है, जिन्हें प्रोसेस करने पे उपयोगी जानकारी देता है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज का जो मतलब होता है ना कि ये सारा डेटा मेरा डिलीट हो गया, जैसे वीडियो हो गया, फाइल हो गया, ये सबको डेटा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जाता है कंप्यूटर की किसी एक पीढ़ी का नाम लिखे। तो कंप्यूटर के 5 पीढ़ियां हैं, कितना? 5 गो पीढ़ी, ठीक है। प्रथम पीढ़ी जिसको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में रजिस्टर का प्रयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और अभी 5वां जनरेशन चल रहा है जिसमें हम लोग एआई का प्रयोग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमएस डॉस? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एमएस डॉस कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड मतलब जैसे हम लोग नहीं बोलते कि तुम हमको कमांड देगा, कमांड मतलब आदेश, यानी कि एमएस डॉस आदेश देने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसको आदेश देता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को, कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। प्रिंटर तुम प्रिंट करेगा, ठीक है, स्पीकर तुम बोलेगा, ये काम देता है। मतलब एक तरह से दिमाग है ये, ठीक है, जो सभी को काम देता है, जिसमें उपयोगकर्ता टेक्स्ट कमांड के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश देता है, यानी कि ऑर्डर देता है, ठीक है। व्हाट इज बूटिंग? देखिए कंप्यूटर का भी हम ऑन करेंगे तो ऑन करने से पहले एक बटन को प्रेस करते हैं, साइड में एक बटन रहता है छोटा सा, ठीक है। तो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया जिसमें हम लोग एक बटन को प्रेस करते हैं, इसी को बूटिंग कहते हैं। मतलब कंप्यूटर को जो ऑन करते हैं इसी को बूटिंग करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को ऑन करना ही बूटिंग कहलाता है। बूटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड होता है। ये सब आपको उतना नहीं जानना है, डायरेक्ट बोलिए कि कंप्यूटर को जो जब ऑन करते हैं ना, ऑन करने को ही बूटिंग कहते हैं। हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर को मेरा बूट कर दीजिए, मतलब ऑन कर दीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि कंप्यूटर को मेरा बूट कर दीजिए, मतलब कंप्यूटर को ऑन करने बोल रहे हैं। हम लोग तो डायरेक्ट बोलते हैं कंप्यूटर चालू करना, ठीक है, तो हम लोग थोड़ी बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग बूटिंग ये टेक्निकल वर्ड है। चलिए, कंप्यूटर को ऑन करने को ही बूटिंग कहते हैं। अगला है नेम एनी वन इंटरनल डॉस फाइल। तो डॉस, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस की एक आंतरिक फाइल का नाम लिखे। कोई इंटरनल फाइल का नाम बताना है डॉस की। देखिए IO बोल सकते हैं, ठीक, या SYS जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संपर्क को स्थापित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम
वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूजर। उपयोगकर्ता माने यूजर, जैसे अभी मैं कंप्यूटर का उपयोग कर रहा हूं तो मैं यूजर हूं, ठीक है। और हार्डवेयर, हार्डवेयर जैसे कि मैं अभी कीबोर्ड को छू रहा हूं, माउस को छू रहा हूं, ये छू रहा हूं, हिला रहा हूं, ठीक है, हिला रहा हूं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। मतलब मैं जो इसको कमांड दे रहा हूं और जो हार्डवेयर काम कर रहा है, इसके बीच में जो कमांड देने का काम करता है, आदेश देने का काम करता है, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। मतलब कुल मिला के कंप्यूटर का दिमाग है जो बोलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कंप्यूटर को ये कमांड देता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ यार, काफी छोटा है ना। चलिए तो, अरे यार काम काहे नहीं कर रहा भाई है? अब करेगा। क्वेश्चन है हमारा, राइट वन फंक्शन ऑफ विंडो ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है? ओ से ऑपरेटिंग, एस सिस्टम, यानी कि एक काम बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम लिखे। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल और फोल्डर को मैनेजमेंट करने का काम करता है। दूसरा क्या है? कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करता है, ठीक है। अब आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में फाइल प्रोसेसिंग है। क्या है? फाइल प्रोसेसिंग। व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो वर्ड प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें दस्तावेज तैयार करना, क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? जिसमें डॉक्यूमेंट रेडी करना, ठीक, एडिट करना डॉक्यूमेंट को और फॉर्मेट करना। जैसे ये जो फाइल है, ये फाइल मैंने बनाया है कहां से? वर्ड से। वर्ड मतलब एमएस वर्ड, इसी वर्ड को ही वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो एमएस वर्ड से मैंने इस फाइल को रेडी किया है, ये पीडीएफ को तैयार किया है, यानी कि दस्तावेज को तैयार करना एक काम हो गया। एडिट करना, अगर मुझे इस फाइल को एडिट करना रहेगा तो मैं कहां से करूंगा? वर्ड से। वर्ड का फुल फॉर्म है एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे ये मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये है एमएस वर्ड, इसी से हम लोग फाइल बनाते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे आ गए, ठीक, ये यहाँ से हम लोग फाइल लेंगे, न्यू फाइल, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने न्यू पेज ले लिया, ये मैंने न्यू पेज लिया, ठीक। और यहाँ से अब मैं टाइप करना शुरू करूंगा, ठीक है। जो भी टाइप करूंगा ये हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में बन जाएगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये है एमएस वर्ड जिससे हम लोग फाइल को बनाते हैं। डोंट सेव कर देंगे, हटा दिए। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नेम वन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड को प्रोसेस करने का एक सॉफ्टवेयर का नाम बताएं, सॉरी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम लिखे। तो एमएस वर्ड हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली हम लोग भारत में एमएस वर्ड का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसका उपयोग पत्र लिखने, रिपोर्ट तैयार करने, नोट्स रेडी करने, डॉक्यूमेंट बनाने, रिज्यूम बनाने, बहुत से लोग शादी के लिए रिज्यूम बनाता है, ठीक है। वैलेंटाइन डे आ रहा है, कल कल वैलेंटाइन डे है ना। अरे ये सब याद मत रखो, ये फालतू चीज है, पहले याद दिलाता हूँ, ठीक, याद नहीं दिलाऊंगा। चलिए, वो सब आप लोगों का काम नहीं है, आप लोग का भी पढ़ने का काम है। 21 साल के हो जाएंगे उसके बाद ये सब काम कीजिएगा, नहीं तो शादी उदी कर लीजिएगा, फालतू में ये सब टाइम वेस्ट है। प्यार व्यार वेस्ट ऑफ टाइम, वो गाना सुनिए ना पीके का। व्हाट इज स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है, मतलब जिसको हम लोग छू नहीं सकते बिल्कुल। वर्डशीट एक सॉफ्टवेयर है जिसका हम लोग छू नहीं सकते हैं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग संख्यात्मक डेटा की गणना और विश्लेषण के लिए किया जाता है। मतलब जितना भी हम लोग मैथ में का काम करते हैं, मैथ संख्यात्मक मतलब नंबर, मैथ का काम करते हैं, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। मने भैया एमएस वर्ड से नहीं होगा, नहीं, एमएस वर्ड से हम लोग मैथ का काम नहीं करते, तो किससे करते हैं? एमएस एक्सेल। ये एक वर्ड शीट है, वर्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। जैसे जो आपका मार्कशीट बनता है यही से बनता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैक बोर्ड, यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा जैक बोर्ड। सपोज दैट आपका जो मार्कशीट बनता है ना जैक का, ये इस तरह से बनता है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट, ठीक है। सपोज दैट, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके भी बता रहा हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पे नंबर दे दिया, 45 नंबर आया है इसमें, इसमें आया इनका 70 नंबर, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन करने के लिए एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बुक एक्सेल, ठीक है। एक्सेल किसका उदाहरण है? स्प्रेडशीट का। इसको एक्सेल को ही हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं, समझ गए ना। तो एमएस वर्ड से हम लोग केवल लिखने का काम करते हैं, लेकिन मैथ का काम किससे करते हैं? एमएस एक्सेल से।
तो अगर पूछेगा किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण तो क्या लिखेगा, एमएस एक्सेल। ठीक है, चलिए एमएस वर्ड से हम लोग लिखने का काम करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लेकिन हमको मार्कशीट वगैरह बनाना रहेगा, चाहे मैथ का कैलकुलेशन करना रहेगा, चाहे किसी का सैलरी वगैरह बनाने का रहेगा, तो हम लोग एमएस एक्सेल से करेंगे। एमएस एक्सेल क्या है, तो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि वर्ड का उदाहरण है एमएस वर्ड, वर्ड, ठीक है, वर्ड का, और स्प्रेडशीट का एमएस एक्सेल। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज अ फॉर्मूला इन स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट में फॉर्मूला क्या करता है, जैसे हम लोग फॉर्मूला बैठा के उसमें जो है जोड़ घटाव गुना भाग परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, तो फॉर्मूला एक गणितीय अभिव्यक्ति होती है जिससे स्वचालित रूप से गणना की जाती है। ठीक है, चलिए उसी जो अभी एक्सेल दिखाया उसी में हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक, इज इक्वल टू करके ब्रैकेट ऑन, फिर इनटू करते हैं, मतलब अलग अलग रहता है, किसी को गुना करना होता है, किसी को भाग करने का होता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो अभी हमने बात किया 3 सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तीनों के बारे में जान करेंगे। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग स्लाइड तैयार करने के लिए और थंबनेल वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, टेम्पलेट बनाने के लिए। जैसे ये वर्ड हम लोग केवल डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, अभी हमने वर्ड बताया एमएस वर्ड, डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए। ठीक, वर्ड शीट है ये। स्प्रेडशीट, इसका उपयोग हम लोग नंबर डेटा के लिए करते हैं, ये एक्सेल का। ठीक, और पावर पॉइंट का करते हैं हम लोग टेम्पलेट के लिए। ठीक है, तो जैसे मैं दिखा दे रहा हूं, मैंने बहुत सारा थंबनेल यहां से बनाया है, एसकेएमयू का थंबनेल, ये देखिए एसकेएमयू दुमका का थंबनेल बनाया था। आ जाओ यार, कितना लेट कर रहा, देखिए ये मैं थंबनेल वगैरह बनाता हूं इसी से। ठीक है, तो ये क्या है मेरा स्प्रेडशीट, सॉरी टेम्पलेट वगैरह। ये है हमारा वर्ड, ये है हमारा एक्सेल, ये है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, तो पावर पॉइंट से हम करते हैं क्या बनाने का काम, तो इससे टेम्पलेट थंबनेल वगैरह बनाने का काम करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, एक ये सॉरी यार, पावर पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है। सागर भैया ये बता दीजिए। चलिए बता देता हूं, थोड़ा सा लैपटॉप को ऑफ कर देते हैं, चार्जिंग से निकाल देते हैं। क्या होता है ना कि लंबे समय तक कंप्यूटर को ना देखना नहीं चाहिए, पलक झपक के 20 मिनट रेस्ट करना चाहिए। चाहे मोबाइल को भी आप देखते हैं लंबे समय तक, तो 20 मिनट के बाद कम से कम एटलीस्ट 20 सेकंड तक आंख को बंद कर लेना है। ठीक है, तो वही मैं अभी आंख को बंद कर रहा हूं। तो अभी हम लोग क्या है, टॉपिक है हमारा कंप्यूटर के क्षेत्र में। देखिए आपको मालूम है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आपका जो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होता है वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, हाँ ये तो होता है भैया। रिजल्ट जो आता है हमारा, पहले रिजल्ट पेपर में आता था, बोर्ड परीक्षा का या इंटर का रिजल्ट पेपर में आता था, आजकल किस में आता है, इंटरनेट पे। बिल्कुल सही बात है। एडमिट कार्ड पहले ऑफलाइन आता था बाय पोस्ट, आजकल किससे आता है, मोबाइल पे आता है। पहले वैकेंसी आता था ऑफलाइन पेपर में और ऑफलाइन फॉर्म भरना होता था, आजकल किससे होता है, मोबाइल से, इंटरनेट से सब होता है। कुल मिला के बात इतना है कि दुनिया का सारा काम आजकल इंटरनेट में हो रहा है। तो समझ गए कि दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर कितना आवश्यक है। इवन आप खुद अभी कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि जबरदस्त उपयोग है इंटरनेट का। ठीक है, यूज ऑफ कंप्यूटर। ई लाइब्रेरी क्या है, तो सबसे पहला है ई लाइब्रेरी। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटराइज। ठीक है, ई लाइब्रेरी एक डिजिटल पुस्तकालय है जहां पुस्तकें, जर्नल और शोध सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होता है। ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज गूगल स्कॉलर। ये गूगल स्कॉलर क्या है, ठीक है, तो गूगल स्कॉलर एक शैक्षणिक खोज इंजन है, सर्च इंजन, जिसका उपयोग शोध, लेख, एकेडमिक सामग्री खोजने के लिए करते हैं। मतलब ये स्कॉलर का यूज जो है जनरली जो लोग पीएचडी करता है, ठीक है, जो कि मैंने रिसर्च का काम किया है एनआईटी जमशेदपुर में कुछ टाइम। ठीक है, मैं भी रिसर्च कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा टफ लगा मुझे, तो फिलहाल मैंने अभी स्टॉप किया है। अब पूरा प्रॉपर पीएचडी करूंगा तभी अब रिसर्च करूंगा। ठीक है, तो मैं एनआईटी जमशेदपुर में रिसर्च का काम कर रहा था, तो हम लोग को सर्च करना होता था गूगल स्कॉलर के माध्यम से रिसर्च टॉपिक। ठीक है,
ये पीएचडी वालों के लिए काम है, आपके काम का नहीं है। तो ये गूगल के माध्यम से ही अपना रिसर्च टॉपिक सर्च करते हैं, ठीक है। अकादमिक सामग्री यानी कि जो उनका एकेडमी में काम आता है पढ़ने का, वो सब टॉपिक सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट हेल्प करता है उनके। ये एसपीएसएस क्या है और एसपीएसएस का उपयोग क्या है? तो देखिए, बहुत सारा डेटा जो है ना आपका सांख्यिकी फॉर्मेट में, जैसे झारखंड में या भारत में कितने लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम है, किस किस कास्ट के कितने लोग हेल्थ प्रॉब्लम में फंसे हैं, किस किस एरिया के कितने लोग हेल्थ प्रॉब्लम में फंसे हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रिसर्च करना है हमें। रिसर्च जनरली पीएचडी के लोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें एसपीएसएस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें सांख्यिकी यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका उपयोग किया जाता है, डेटा का विश्लेषण करता है, शोध करता है, ठीक है। तो एसपीएसएस सॉफ्टवेयर का उसमें यूज होता है। अब आता है यूनिट 5। यूनिट 5 क्या है? ई गवर्नेंस। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, चाहे ई गवर्नेंस बोले, चाहे ई पाठशाला बोले, चाहे ई कल्याण बोले, ठीक है। ई कल्याण वो आपका स्कॉलरशिप वाला जो कि 2 साल से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ई मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर ऑनलाइन होना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन होना। तो ई गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस मतलब होता है शासन करना, ठीक है, सरकारी शासन का। और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन माध्यम से सरकारी कामकाज का होना ही ई गवर्नेंस है, ठीक है। ई गवर्नेंस वह प्रणाली है जिसमें सरकार सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईटी बोलते हैं शॉर्ट में, का उपयोग करके नागरिकों को सेवाएं देती है। मैंने आपको कल समझाया था क्वेश्चन पेपर के माध्यम से कि भाई मेरे, हम लोग जो आवासीय जाति आय बनाते हैं पहले ऑफलाइन होता था, आप लोग तो ऑनलाइन बनाए हैं, मैं भी कभी ऑफलाइन नहीं बनाया हूँ, बट मैंने देखा है मेरा चाचा जी ऑफलाइन आवासीय जाति आय बनाते थे, स्टाम्प लगाता था और कर्मचारी वगैरह, ठीक है। तो उस टाइम पे ऑफलाइन था। इसके अलावा पहले जो टैक्स देते थे, जमीन का लगान, खेत का लगान भरने जाते थे, तो राजस्व कर्मचारी जिसको पटवारी भी बोलते हैं, वो आता था गांव घर में और फिर वो टैक्स काटता था पंचायत भवन में, ठीक है। आजकल करते हैं नहीं, आजकल ऑनलाइन टैक्स काटते हैं। पहले बिजली बिल जो है ना ऑफलाइन जमा करते थे, आजकल सब ऑनलाइन हो रहा है। तो ये क्या है? गवर्नमेंट का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, इसी को बोलते हैं ई गवर्नेंस, ठीक है। यानी कि सरकारी कामकाज में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का प्रयोग करना ही ई गवर्नेंस है। अब ई गवर्नेंस 4 प्रकार का होता है, क्या क्या? एक होता है जी टू सी। जी टू सी मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। जी से गवर्नमेंट, टू सिटीजन। सिटीजन मतलब होता है आम नागरिक, आम आदमी, ठीक है। यानी कि ऐसी सारी सेवाएं गवर्नमेंट की, सरकार की ऐसी सारी सेवाएं जो सरकार से आम नागरिक तक पहुंचाई जाती हैं ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। जिसमें सरकार सीधे नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से सेवाएं देती है। जैसे आवासीय जाति आय हो गया, सरकारी पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, गवर्नमेंट से आम नागरिक को मिलती है। यह हो गया जी टू सी, ठीक है। अब आता है जी टू बी। ये क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि ऐसी सेवाएं जो गवर्नमेंट बिजनेसमैन को पहुंचाती है ऑनलाइन माध्यम से। अब बोलिएगा इसमें क्या उदाहरण देंगे भैया? तो इसमें आपको मालूम है कि आजकल झारखंड नहीं बोल रहा, पूरे भारत में जीएसटी चलता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले टैक्स क्या होता था? टैक्स जमा करने के लिए जाना होता था ऑफिस, ठीक है, टैक्स कलेक्शन ऑफिस जाना होता था प्रत्येक व्यापारी को, बड़े बड़े व्यापारी को। आजकल क्या करते हैं? सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन जीएसटी अपना नंबर निकालते हैं और उसी से ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, जी टू बी, गवर्नमेंट से बिजनेसमैन को दी जाने वाली सेवाएं हैं, ठीक है। ये जी टू बी में आता है। जैसे जीएसटी पेमेंट करना, यानी कि जीएसटी पेमेंट करना, जैसे कोई मॉल चला रहा है तो वो अपना जीएसटी पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट टू बिजनेस हो गया। अब आता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये क्या है? जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये क्या होता है भैया? तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे एक, यानी कि केंद्र सरकार, जैसे कि भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? प्राइम मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट में कौन है? प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो कुछ कुछ स्कीम जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक पैसा आती है, फंड आती है, यानी कि वे सारी सेवाएं जो ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में कौन? जिला लेवल के गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट तक कोई काम काज ऑनलाइन होता है तो उसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बोलते हैं। इसमें क्या है? तो जिसमें सरकारी विभागों का सूचना देना, डेटा देना कि हम अपना इतने सारे इंप्लॉइज, इतने सारे कर्मचारी आपको दे रहे हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जितना भी है सब, ठीक है। तो इसमें से आईएएस और आईपीएस का तो
स्टेट वाइज सिलेक्शन होता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी सिलेक्शन कर लिया। अब प्रत्येक स्टेट को वो डेटा भेज दिया कि हम आपको राज्य में इतने आईएएस भेज रहे हैं, इतने आईपीएस भेज रहे हैं, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट उसको लेगी और उसको किसके भेजेगी, जिला में, कि हम आपके जिला में इतने 2 आईएएस का पोस्टिंग दे रहे हैं, इस जिला में 2 आईएएस का दे रहे हैं, इस जिला में एगो एसपी का दे रहे हैं, इस जिला में एगो डीएसपी का दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक दूसरे को सेवा का प्रोवाइड कर रहा है, इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। मुझे लग रहा है हर कोई समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगला आ जाता है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये क्या है भैया, अरे भाई सब समझे वो, रुकना। तो एडा की वर्ड है, एडा वर्ड है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। गवर्नमेंट माने सरकार, एम्प्लॉय माने कर्मचारी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, अच्छा इसको मैं ऑफ कर देता, नहीं तो ये आते रहेगा, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इसमें क्या आता है, देखिए बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में आदमी काम करता है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है। जैसे कोई इंडियन रेलवे में काम कर रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। कोई झारखंड पुलिस में काम कर रहा है, या फिर चौकीदार में काम कर रहा है, या होमगार्ड में काम कर रहा है, या फिर पंचायत सचिव है, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, ठीक है। या कोई सीजीएल में बीएसओ बना है, कोई बीडीओ सीओ बना है, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दो गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट अपने इम्प्लॉयज कर्मचारी को कुछ देता है फंड, ऑनलाइन माध्यम से अपने कामकाज करता है, तो उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हैं। जैसे जितना भी सैलरी है वो सब एम्प्लॉय को किससे मिलता है, ऑनलाइन जरिए से मिलता है, ऑनलाइन माध्यम से। उसके अलावा उनका पीएफ होता है। पीएफ क्या होता है, प्रोवाइडिंग फंड, ठीक है। प्रोविडेंट फंड होता है, संचित निधि जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्येक एम्प्लॉय को कुछ पैसा जो है उसको जमा कर दिया जाता है, ठीक है, जिसको वो बाद में निकालता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बचा के पैसा रखो, हाँ, तो वो गवर्नमेंट प्रत्येक एम्प्लॉय को पीएफ देती है, ठीक है। वो अमाउंट रहता है, पीएफ काट के इतना पैसा जमा कर देगी। जैसे 5,000 रुपया हम आपसे लिए, 5,000 रुपया सरकार, 10,000 रुपया आपका हर महीना जमा हो रहा है। पीएफ फंड मतलब एक तरह से आपका जमा रहेगा पैसा अलग से, वो जब जरूरत पड़ेगा तभी आप निकालिएगा, ठीक है। तो पीएफ देती है, और इसके अलावा सैलरी देती है। इसके अलावा बीच बीच में जितने भी ऑर्डर आता है, ठीक है, ये सारे ऑर्डर कहाँ मिलते हैं, ऑनलाइन माध्यम से। किसके जरिए, तो गवर्नमेंट से एम्प्लॉय। तो ये है आपका G2E, सरकारी कर्मचारियों को इसमें दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब सब हम लोग 1 मार्क्स वाले कर लिए, अब आता है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर। मेरा क्लास है 9 बजे से, यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो आज मैं सोच रहा हूँ यूनिवर्सिटी की क्लास स्किप कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग का क्लास है और आप लोग ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए अपना क्लास छोड़ रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, और जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, इंस्टॉल कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 60 रुपया में 4 साल तक पढ़ाऊंगा सभी पेपर का, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से, कंप्यूटर प्रणाली, उसकी विशेषताओं तथा क्षमताओं का विस्तार से वर्णन करें। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्षमताएं क्या क्या है, विस्तार से बताना है। देखिए मैं विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि विस्तार से बताऊंगा तो 3 घंटा के आसपास का वीडियो बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने केवल दिखा देना है टॉप मोस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर का परिचय दीजिएगा, कंप्यूटर प्रणाली में क्या क्या आता है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कि एक्यूरेसी रहता है, बहुत स्पीड काम करता है कंप्यूटर, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देखिए मेरा कंप्यूटर का, लैपटॉप का लिए हुए 1 साल हो गया, मैंने अभी तक स्टोर खाली नहीं किया है, बस बना रहा हूँ और बना रहा हूँ, ठीक है। कितना स्टोरेज है मेरा, 1 TB का स्टोरेज है, 1 टेराबाइट का, ठीक है। तो 1 टेराबाइट है, मुझे लगता है आराम से 2 साल 3 साल तक हमको खाली करने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं, बहुउपयोगी यानी कि मल्टीपल यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लैपटॉप से कभी कभी मूवी भी देखता हूँ, ठीक है, तो कभी गेम भी खेल लेता हूँ, कभी कभी टाइपिंग भी करता हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल यूज करता हूँ, कभी नोट्स भी रेडी करता हूँ, ठीक है, कभी वीडियो कॉल भी कर लेता हूँ लड़की से। चलिए, कंप्यूटर की क्षमताएं, कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या क्या क्षमताएं हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं जी। अभी हम लोगों ने जाना क्या क्या है, यह जटिल गणना कर सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, मूवी दिखा सकता है, ठीक है। ये सब आपको बताना है, लास्ट में निष्कर्ष दे दीजिएगा, और अपने भी आइडिया से आप चाहे तो डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रणाली के ब्लॉक डायग्राम की सहायता से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को विस्तार से समझाइए।
हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर, लास्ट में डिस्कस। देखिए मैंने आंसर को बहुत शॉर्ट में बनाया है, बिकॉज पढ़ के ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा दिमाग में घुसेगा तब तो, थोड़ा सा ही पढ़िए बट दिमाग में घुसना चाहिए। अगर आपके दिमाग में घुस गया तो आप खुद से सोच के थोड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल नॉलेज वही है जिसमें आप थोड़ा सा सोच का प्रयोग करते हैं, अपने माइंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रटा रटा है तो हर कोई पढ़ लेगा, थोड़ा सा अपने दिमाग का भी प्रयोग कीजिए, सेंस का प्रयोग कीजिए, सोचिए। क्योंकि आजकल का आदमी सोचता बहुत कम है, ठीक है। सोचता है फालतू का सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, जो एक्चुअल टॉपिक है उस पर नहीं सोच रहा है, तो आपको सोचना है, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विस्तार से समझाइए। तो प्रथम पीढ़ी आपको मालूम है, ठीक है। सबसे पहले तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है ये बताइएगा, ठीक। उसके बाद बता रहा है कंप्यूटर की पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ठीक है। अरे सॉरी, ये क्वेश्चन जो है 2 बार हो गया टाइपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है प्रथम पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, सब करके एक एक करके यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों का उनकी विशेषताओं, तकनीकों की सीमाओं सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। भाई क्वेश्चन सभी को दिखा दूंगा, किसी को अगर ऐप नहीं खरीदना है, 60 रुपया महंगा लग रहा है, हालांकि किसी को महंगा नहीं लगा, मुझे मालूम है। 60 टका में 4 साल ट्यूशन पढ़ाऊंगा यार, इससे सस्ता कोई यूट्यूब पे दे देगा ना, तो मैं भी अपना कोर्स सस्ता कर दूंगा। 60 रुपया सस्ता कोई पढ़ाएगा 4 साल में ना, तो इससे भी सस्ता मैं कर दूंगा, उसके जितना सस्ता कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो 5वीं पीढ़ी तक का यहाँ पे पूरा आप पे बताया गया है डिटेल में, ठीक है। बाकी आप लोग खुद भी पढ़ के लिखिएगा। अब आता है यूनिट 2, इसमें पूछा गया है क्या, इंट्रोडक्शन टू MS डॉस, ठीक है, विंडो। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है यूनिट 2 में, क्योंकि डिस्क की भौतिक संरचना, बूटिंग की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। बूटिंग मतलब कंप्यूटर को ऑन करना, किस तरह से ऑन होता है कंप्यूटर ये बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ बताया गया, डिस्क की भौतिक संरचना कैसी होती है, ठीक है, ट्रैक कैसे करते हैं, ठीक है, सेक्टर, सिलेंडर, ये सब बताया गया। फिर बूटिंग का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि हम लोग प्रेस करते हैं बटन को, फिर रैम में लोड होता है, फिर जाके बूटिंग का प्रोसेस होता है, पावर ऑन होता है, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक्टिव होता है, तब जाके फिर बूट लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब आप तीर के निशान से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये, फिर ये, ठीक है। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, एक होता है कॉल्ड बूटिंग, होता है वार्म बूटिंग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि MS डॉस इंटरनल फाइल डायरेक्टरीज एंड डॉस कमांड इन डिटेल्स में आपको बताना है, ठीक है। MS डॉस की आंतरिक फाइल डायरेक्टरी तथा डॉस कमांड को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पे पूरा बताया गया है। देखिए भाई कोशिश किया हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा को कवर करूँ, ठीक है। और इतना इंग्लिश तो आना ही चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में इतना इंग्लिश तो कंपलसरी है ही यार। कोशिश करें, अगर आपको पूरा इंग्लिश आता है लिखने में तो आंसर पूरा इंग्लिश से ही दे एग्जाम में, क्योंकि इंग्लिश में लिखिएगा तो मार्क्स थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा, पक्का 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 मार्क्स थोड़ा ज्यादा मिलेगा इंग्लिश में, ठीक है। MS डॉस में बैच फाइल क्या है, बैच फाइल बनाने और उपयोग करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए, ओके। टेक्स्ट एडिटर, डॉस कमांड, बैट का नाम, ये सब पढ़ लीजिए। आगे देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करें। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो OS के संदर्भ में इसके कार्यों और घटक का विस्तार से समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को कमांड देता है कि क्या करना है, किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। ये सब वर्ड मैंने इंग्लिश में लिखा है, ताकि ये सब वर्ड इंग्लिश में ही लिखा जाता है, हिंदी में लिखिएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस प्रबंधन होगा, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी प्रबंधन होगा, ठीक है। और इतना इंग्लिश आप प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी के भी स्टूडेंट है फिर भी आप थोड़ा सा इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइड में इतना चलता है। नेक्स्ट है आपका कंपेयर MS डॉस एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल। तो MS डॉस और कंप्यूटर में ये सब का उपयोग कैसे होता है ये बताना है, मैं बोल बोल के थक गया हूँ। नेक्स्ट फाइल प्रोसेसिंग है, ठीक है, 15 मार्क्स वाला, और ये आपका यूनिट 3 है। इसके बाद यूनिट 4 आएगा, यूनिट 5। वर्ड प्रोसेसिंग को विस्तार से समझाइए। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनाने में हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग का कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक। फिर MS एक्सेल के बारे में इसके बाद आएगा कि MS एक्सेल क्या होता है, MS एक्सेल को कैसे नंबर के यूज में करते हैं। फिर MS पावर पॉइंट आएगा, ठीक है। अब देखिए स्प्रेडशीट आ गया, स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल, जिसमें हम लोग कंप्यूटर में
गणितीय गणना करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल वर्क करते हैं, जिसमें आपका मार्कशीट बनाना हो गया, फाइल चार्ट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को विस्तार से समझाइए, फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला, फंक्शन, चार्ट, ठीक है। तो जब भी हम लोग एमएस एक्सेल में काम करते हैं तो इज इक्वल टू जो होता है बराबर के चिन्ह, उससे हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, इज इक्वल टू से। इसको भी ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे एमएस एक्सेल का फॉर्मूला लगा है, सबसे पहले क्या है, इज इक्वल टू A1, ए रो को लिया है, फिर प्लस B1, ठीक है, कॉलम को लिया है, तो इसमें कॉलम सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, और ब्रैकेट का भी प्रयोग किया जाता है एमएस एक्सेल में। चलिए, अगर आप थोड़ा सा एडीसीए या डीसीए का कोर्स किए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आसानी से। अगला है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को विस्तार से समझाइए, यानी कि एमएस पावर पॉइंट को, जिससे हम लोग थंबनेल वगैरह बनाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो एमएस पावर पॉइंट के बारे में वो पूछा गया है। फिर से मेरा बैटरी डाउन हो गया यार, लैपटॉप में ना 1 साल होने के बाद ना बैटरी टिकता ही नहीं है। ऑफलाइन अगर रहेगा तो एक मूवी देख पाएंगे शायद, हाँ एक मूवी देख लेंगे, बट मैंने मूवी लास्ट टाइम कब देखा वो भी याद नहीं है। चलिए, हाँ देखा था 1 महीना पहले। नेक्स्ट, आधुनिक कार्यालय, यानी कि जो मॉडर्न हमारा ऑफिस है, और संगठन में फाइल का प्रोसेसिंग कैसे होता है विस्तार से समझाए। तो आपको मालूम है कि आजकल सब जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है, ठीक है। तो हर जगह आजकल कंप्यूटर का यूज हो रहा है, चाहे आपका हेडमास्टर का टेबल हो, चाहे आपका ऑफिस हो, ब्लॉक का ऑफिस हो, चाहे जिला लेवल का ऑफिस हो, इवन पंचायत में भी आजकल सीएससी खुल गया, कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को विस्तार से समझाइए। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब कि एमएस वर्ड, जिससे हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, स्प्रेडशीट यानी कि एमएस एक्सेल, जिसमें हम लोग मैथमेटिकल का काम करते हैं, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी कि पावर पॉइंट। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को विस्तार से बताने बोला, ठीक है। चलिए, एक ही चीज को बार बार अच्छा से बताया गया ताकि आपके दिमाग में खप जाए। अब आता है यूनिट 4, यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन एंड रिसर्च। तो देखिए, कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में क्यों किया जाता है, ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की भूमिका विस्तार से समझाइए, क्या क्या लाभ है ये भी बताना है, और नुकसान भी है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर में पढ़ के मेरा आंख में चश्मा लग गया। पहले नहीं था चश्मा, 1 सप्ताह से मेरा माथा दर्द किया, चश्मा लगाना पड़ा, तब जाके रिलैक्स हुआ, ठीक है। इसके अलावा लाइन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, पैसा चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कैसे यूज करना है, ये भी सारी चीजें हैं मुश्किल है। अनुसंधान एवं डेटा में कंप्यूटर का उपयोग विस्तार से समझाइए कि किस तरह से वैज्ञानिक लोग या पीएचडी कर रहे हैं वो लोग उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर का। आपने नाम को ना सुना होगा, सुपर कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है, साइंस के क्षेत्र में। नेक्स्ट आ जाता है ई लाइब्रेरी और गूगल स्कॉलर को समझाइए, उच्च शिक्षा और अनुसंधान में इसका कैसे उपयोग किया जाता है। उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन। अरे यार सॉरी, मैं काफी ज्यादा नीचे चला गया था, ऊपर चला गया था। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, फटफटा के पार करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जाता है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का विस्तार से समझाइए। ये तो पढ़ लिए हैं, मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, आप लोग खुद पढ़ ही लीजिएगा, इतना मेहनत तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, सब कुछ मैं दे दे रहा हूं, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल से यहां से बाहर नहीं जाएगा यार, ठीक है। क्वेश्चन पेपर वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, और क्या बोलते हैं उसका भी नोट्स ऐप पे अपलोड है, ठीक है। ई लाइब्रेरी, गूगल स्कॉलर, ये हो गया। अब आता है हमारा यूनिट 5। अच्छा, और एक क्वेश्चन है ना, एसपीएसएस और मैथमेटिका, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसका उपयोग कैसे किया जाता है और किन किन कामों में किया जाता है। हेटेरोजीनियस स्टोरेज को समझाइए, शिक्षा तथा अनुसंधान में इसका उपयोग कैसे होता है ये बताइए। काफी लंबा वीडियो हो गया, 3 घंटा का वीडियो रहेगा, अगर कंप्लीट बनाएंगे तो 3 घंटा का वीडियो लगेगा। अगला जाता है ई गवर्नेंस। मैंने बताया गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये सब आपको पढ़ना है। ई गवर्नेंस क्या है, इसका अर्थ क्या है, उत्पत्ति, उद्देश्य समझाइए। तो सरकारी कामकाज में आजकल जो कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, इसको फायदा क्या है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है। फायदा क्या है, और कि हम लोग को उतना भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, घर पे ही हम अपना सब कुछ काम कर रहे हैं, फॉर्म वगैरह भरना हो, सस्ता हो गया है। पहले जाते थे और स्पीड पोस्ट करवाते थे, डाक टिकट लगवाते थे, ठीक है।
तो इससे बचा है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी आ गया है, ऑनलाइन एग्जाम होता है तो क्या होता है, चीटिंग होने का संभावना कम रहता है। ठीक है, तो यही सब फायदा है, हालांकि जो लोग नहीं पढ़ता उसके लिए नुकसान है। ई गवर्नेंस के लाभ और हानि का विस्तार से समझाइए कि ई गवर्नेंस आ गया तो इसका क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। ठीक है, चलिए इसके बाद आएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। और एक चीज, विकासशील देश, यानी कि भारत एक विकासशील देश है, विशेषकर भारत में ई गवर्नेंस की क्या क्या चुनौती है। तो देखिए भारत में कंप्यूटर क्षेत्र तो आ गया, लेकिन अभी भी आपके पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल है। ठीक है, पिछड़े इलाकों में अभी भी कंप्यूटर नहीं है। इसके अलावा एक साइबर फ्रॉड भी हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि कंप्यूटर का बहुत आदमी ले लिया लेकिन यूज करना नहीं जानता, केवल मूवी देखता है। ठीक है सही बता रहे हैं। तो ये सब है, कहीं पे इंटरनेट नहीं चलता है, 5G नहीं चलता है, तो वो नेट की कमी के कारण नहीं कर पा रहा है। अब आ जाता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के बारे में बताइए। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ से कंप्लीट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ई गवर्नेंस के तत्व एवं इसके मूलभूत सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्त। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, जोहार। मिलते हैं अगली वीडियो में। और नेक्स्ट आपका जो है एमडीसी पेपर का ऑलरेडी सारा कंटेंट अपलोड है ऐप पे, तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, बहुत फायदा रहेगा। अभी नहीं करेंगे फिर सेमेस्टर 3 में जाके करेंगे तब भी उतना ही लगेगा, सेमेस्टर 4 में करेंगे तब भी 60 रुपया लगेगा। इससे अच्छा अभी कर ले, 4 साल तक फ्री रहेगा। ठीक है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। बाय, जोहार।